हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेंद्र खरे और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 9 फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन की इंडेक्स क्वेश्चंस को, जो कि पेज नंबर 126 और 27 दोनों पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। तो अब इसमें बताना है हमें कि यदि जो एक्शन होता है वो हमेशा इक्वल होता है रिएक्शन के। ठीक है, आपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा, उसमें कहते हैं एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब एक्शन हमेशा इक्वल होता है रिएक्शन के, तो इसमें अब बताना है कि किस तरह से जो घोड़ा है वो एक कार्ट को, एक घोड़ा गाड़ी को कैसे खींचता है। मतलब घोड़ा तो आगे दौड़ रहा है, लेकिन है ना, उसके जब वो आगे दौड़ रहा है तो जो उसकी उसके साथ साथ वो गाड़ी क्यों खींच रही है, ये है हमारा क्वेश्चन। यदि एक्शन के विपरीत में रिएक्शन भी होता है, तो यदि है ना, उसे गाड़ी को आगे नहीं जाना चाहिए, गाड़ी को पीछे ही जाना चाहिए, लेकिन है ना वो गाड़ी भी उसके साथ साथ आगे तक खिंचती जाती है। तो ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर ये है कि अ हॉर्स पुशेस द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जब घोड़ा दौड़ता है तो उसमें वो क्या करता है, वो ग्राउंड को ना बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ ढकेलता जाता है। पीछे मतलब वो आगे बढ़ता जा रहा है वो, और जो ग्राउंड है जो वो पीछे खिसकता जा रहा है। और अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है, क्या होता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसके हिसाब से क्या होता है, अ रिएक्शन फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द हॉर्स इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। और जितना फोर्स वो घोड़ा दौड़ने में लगा रहा है, उतना ही फोर्स अर्थ भी लगा रही है उसे आगे भेजने में। तो अ रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ, जो जितना रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट कर रही है, अर्थ कर रही है किस पे, घोड़े पर, तो वो क्या कर रही है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन, उसे आगे बढ़ाने में कर रही है। एज अ रिजल्ट द कार्ट मूव्स फॉरवर्ड। इस तरह से जो कार्ट है ना, मतलब हमारी जो घोड़ा गाड़ी है वो आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सप्लेन व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ, यहाँ पे हॉर्स है, HOS, हॉर्स, हॉर्स नहीं हॉर्स, हॉर्स विच एग्जिस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ हाई वेलोसिटी। अब इसमें कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन में पूछा है कि क्यों एक फायरमैन, जो फायरमैन मीन्स होता है जो आग बुझाने वाले काम होते हैं, करते हैं ना, फायर ब्रिगेड जो होते हैं, वही वो फायर ब्रिगेड क्या करते हैं, अपने हाथ में एक हॉर्स लिए रहते हैं, जैसे जिसमें बहुत प्रेशर के साथ पानी निकलता है। एक उन कुछ नहीं है, हॉर्स एक एक वाटर गन है कहना चाहिए। और उसके उसमें एकदम से जब वो खोलते हैं तो उससे बहुत ही तेज़ से पानी निकलता है प्रेशर के साथ। तो अब वो कह रहे हैं उसे, उस हॉर्स को पकड़ न पाना उसके लिए, फायरमैन के लिए क्यों डिफ़िकल्ट होता है, जो कि बहुत सारा पानी एक बार में निकालता है एट हाई वेलोसिटी, बहुत सारी वेलोसिटी के साथ। अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है कि व्हेन अ फायरमैन होल्ड्स अ हॉर्स, जब वो कोई फायरमैन उस हॉर्स को होल्ड करता है, विच इज़ एजेक्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर जो है वो क्या कर रहा है, फेंक रहा है, इजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, एट हाई वेलोसिटी, और हाई वेलोसिटी पे कर रहा है, देन अ रिएक्शन फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन हिम, जो रिएक्शन फोर्स उसके ऊपर लगता है। ठीक है, अब है ना वो एक चीज़ आगे भेज रहा है, तो उसके साथ साथ उसके पीछे कुछ रिएक्शन फोर्स भी लगेगा ना। तो जो रिएक्शन फोर्स जो लगता है, किसके, उसके ऊपर लगता है, जो पानी बाहर निकल रहा है उसके द्वारा, वो कहाँ लगता है, बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे की डायरेक्शन में। तो ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एज अ रिजल्ट थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण, कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना पानी उसे आगे फेंक रहा है ना, उतना ही फोर्स उसको पीछे धकेल रहा है। और ये इसके कारण क्या होता है, बैकवर्ड फोर्स इज स्टेबली ऑफ द फायरमैन डिक्रीजेस। तो जो फोर्स फायरमैन को स्टेबल किए हुए था, खड़ा किए हुए था, वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है,
और इसी के कारण क्या होता है, हैंस इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द फायरमैन, इसीलिए एक फायरमैन के लिए डिफ़िकल्ट होता है कि टू रिमेन स्टेबल, एक स्टेबल पोजीशन में रहना, सीधे खड़ा हो पाना, ठीक है, और वाइल होल्डिंग द हॉर्स, एक हॉर्स को होल्ड करते समय। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में। एक आपका न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम अ राइफल, एक राइफल है माने बंदूक है, और जिसका मास कितना है, कौन सी बंदूक, बड़ी वाली बंदूक जो होती है ना उसको राइफल बोलते हैं, ठीक है। और तो उससे उसका जो मास है वो कितना है, 4 किलोग्राम है। एक बुलेट है जिसका मास कितना है, 50 ग्राम है, उसको फायर किया जाता है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 35 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमको इनिशियल रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ द राइफल, रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ द राइफल पता करनी है कि हम वो कैसे, मतलब जो सबसे पहले जब उसमें भरी गई थी ना, उसमें जब वो बुलेट डाली गई थी, ठीक है, राइफल की मतलब रिकॉयल वेलोसिटी, मतलब जब है ना उसे जब स्टेबल कंडीशन पे है तब उसमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। जब हम बुलेट को फायर करते हैं तो हम एकदम से पीछे की ओर जाते हैं ना, तो उसमें वही पूछ रहे हैं कि भाई वो उसकी रिकॉयल वेलोसिटी क्या हो जाएगी वो। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर मास ऑफ राइफल जो कि 4 किलोग्राम दिया हुआ था, और मास ऑफ बुलेट M2 इज इक्वल टू 50 ग्राम है। 50 ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 50/1000 लिख देंगे। तो एक जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 5 है इसीलिए एक ज़ीरो लगा कर यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 kg। अब हमें रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ राइफल है, जैसे हमने V1 दिया हुआ है उसको पता करना है, और जो बुलेट इज़ फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी, और जो जिसकी जो बुलेट फायर की गई तब उसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, ये भी हमें गिवन है कितना, 35 मीटर पर सेकेंड। और इनिशियली जो राइफल थी वो किस पे रहेगी, वो रेस्ट पे रहेगी, पहले कुछ तो करनी नहीं थी ना मूवमेंट, तो इसीलिए रेस्ट पे रहेगी। इसीलिए क्या हुआ, द इनिशियल वेलोसिटी जो होगी V इज इक्वल्स टू जीरो होगी। अब हमें क्या चाहिए है कि जो इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है ये याद रखने की ज़रूरत है। मोमेंटम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम मोमेंटम बोलते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो राइफल का और बुलेट का दोनों का, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों का मास हम ऐड कर देंगे M1 + M2, और वेलोसिटी V जो है आपकी उससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो अब V तो आपका जीरो है, M1 M2 सब करने पर कितना मिलेगा, जीरो ही मिल जाएगा। तो ये हो गया। अब टोटल मोमेंटम जो है वो राइफल का, बुलेट का, बुलेट सिस्टम का आफ्टर फायरिंग, फायरिंग के बाद कितना होगा, तो अब देखिए M1 V1 प्लस M2 V2, तो मतलब 0.05, ये आपकी बुलेट की वजन है, बुलेट का वजन है 0.05 kg। और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी जो वेलोसिटी थी इसकी इतनी थी, 35 थी ना, ऊपर देखिए आपको दिखाया गया है। तो 35 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये कितना हो जाएगा, और इसमें जो है आपका दूसरा है, तो उसे भी हम आपको ऐड कर देंगे दोनों। तो इसमें ये इतना हो जाएगा 4 प्लस 1.75, तो इसको इतना आ जाएगा। अब फिर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से क्या होता है कि जो मोमेंटम आफ्टर फायरिंग इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग। तो इन दोनों का जो मोमेंटम होगा, मतलब फायरिंग के बाद और फायरिंग के पहले, दोनों का मोमेंटम एक ही जैसा होगा। तो हमारा जो इन दोनों को करने पे कितना आया था, 4V1 प्लस 1.75 आया था। तो वो जैसे पिछली बार में ज़ीरो था ना, इसलिए इस यहाँ पे भी ज़ीरो ही होगा। तो अब है ना, जो आपका ये है V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये यहाँ पे चला जाएगा माइनस में, और जे अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो गया आपका। तो इसको आप सॉल्व करते हो तो इसमें कितना आता है, -0.4375 मीटर पर सेकेंड। और यही ये क्या है, ये नेगेटिव साइन है, ये इंडिकेट करता है कि जो राइफल है वो रिकॉइल्स बैकवर्ड, वो पीछे की तरफ गिरेगी होगी, और विद द वेलोसिटी ऑफ, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये होगी 0.4375 मीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा एक न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि द टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम, दो मासेस हैं जिसका एक का वजन है कितना 100 ग्राम है और दूसरे का है 200 ग्राम, आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन, वो एक ही लाइन से मूव कर रहे हैं एंड सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और विद वेलोसिटीज ऑफ, एक की वेलोसिटी है कितनी 2 मीटर पर सेकेंड और दूसरे की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। और अब कह रहे थे कोलाइड, माने एक दूसरे से कोलाइड कर जाते हैं, माने एक दूसरे से टकरा जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। और फिर कोलाइजन के बाद क्या होगा, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, वो होगी 1.67 मीटर पर सेकेंड। अब वो कह रहे हैं सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पता करके बताओ। जब वो कोलाइजन कर गए, माने मिल गए आपस में, टकरा गए, तो एक की वेलोसिटी बढ़ गई 1.67 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब सेकंड की बताना है कि कितनी होगी। ठीक है, तो अभी सबसे पहले देख लेते हैं मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट m1 कितना है 100 ग्राम। तो यहाँ इसे 100 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो ये आ गया आपका, देखिए ऐसा हो जाएगा 100/1000, सो आता है 0.1 kg। अब मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट जिसका था m2, जिसको 200 ग्राम था, तो इसका हुआ कितना 0.2 किलोग्राम हो गया। अब वेलोसिटी बिफोर कोलाइजन v1 जो कितनी थी 2 मीटर पर सेकेंड थी। वेलोसिटी बिफोर कोलाइजन v m2 की वेलोसिटी कोलाइजन के पहले, तो उसको हमने v2 लिखा, तो ये कितना हो गई 1 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ m1 आफ्टर कोलाइजन, इसको हमने v3 दिया है। ठीक है, ये भी गिवन है, हमें m1 की तो गिवन है, m2 की पता करनी है, तो 1.67 मीटर पर सेकेंड आ गई। वेलोसिटी ऑफ m2 आफ्टर कोलाइजन v4 ये हमें पता करनी है, तो इसीलिए इसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब आपका एक लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके हिसाब से क्या होता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। मतलब कोलाइजन के पहले मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, वो इक्वल होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन, कोलाइजन के बाद वाले मोमेंटम के। तो m1v1 प्लस m2v2, ठीक है, मतलब मास ऑफ पहले ऑब्जेक्ट का, और v1 क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई पहले ऑब्जेक्ट की, प्लस m2v2 मतलब मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ, मतलब थर्ड टाइम में जब वो वेलोसिटी हो रही थी, और फिर प्लस मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ, मतलब फोर्थ टाइम में जितनी हो रही थी वो, इन सबको कर लेंगे। तो अब यहाँ पे तो सारी की वैल्यूज़ गिवन हैं, तो हमने उस सब की वैल्यूज़ रख दी, इसकी 2 थी और मल्टीप्लाई किया किससे 0.1 से, वेलोसिटी जो थी उसकी, और इस सब को करने पे हमारा इसमें प्लस कर दिया, पीछे यहाँ पे वैल्यूज़ रखी हुई, और इन सब की वैल्यूज़ हमने रख के जब निकला, यहाँ पे केवल v4 की वैल्यू बस हमें नहीं गिवन है, बाकी सबकी वैल्यूसिटी गिवन है। तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे 0.4 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा कितना 0.67 आ जाएगा, और प्लस इसमें ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.2 v4 बस रहेगा। तो v4 बस निकालना है यदि हमें, तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं और फिर क्या करते हैं, इससे डिवाइड करने पर हमारा जो v4 है वो आ जाता है, ये आता है 1.165 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से क्या है कि हैंस द वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, जो सेकंड ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है बिकम 1.165 मीटर पर सेकेंड आफ्टर कोलाइजन। तो कोलाइजन के बाद कितनी हो जाएगी 1.165 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और भी क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे आप अपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय, जय श्री राम।